तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा। ए नंबर ऑप्शन है शेर, बी नंबर ऑप्शन है हाथी, सी नंबर ऑप्शन है बाघ और डी नंबर में तेंदुआ। जिसका आप सब लोग भी आंसर जानते होते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो बाघ है। तो शेर कहाँ पाया जाता है। शेर जो है वो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। हाथी सबसे बड़ा स्थल जीव है, यानी स्थल का सबसे बड़ा जीव होता है हाथी। बाघ वो शक्ति व साहस का प्रतीक बाघ होता है। तेंदुआ जो होता है वो तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो होता है वो तेंदुआ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है। एक नंबर ऑप्शन है मुंबई, बी नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली, सी नंबर में कोलकाता, डी नंबर में चेन्नई। तो भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, ठीक है। और मुंबई क्या है, तो मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी है, यानी भारत की आर्थिक राजधानी पूछेगा तो क्या दीजिएगा मुंबई। कोलकाता पूछेगा भारत की कौन सी राजधानी है, तो कोलकाता जो है वो पुरानी राजधानी, कोलकाता जो है भारत की पुरानी राजधानी। और चेन्नई है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर है, यानी भारत के दक्षिण दिशा में भारत का सबसे बड़ा 4 शहर है, ठीक है 4 शहर है। चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो भारत में सबसे और दक्षिण का सबसे बड़ा जो शहर होगा वो हो जाएगा चेन्नई। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है। और ए नंबर ऑप्शन है 15 अगस्त, बी नंबर में 26 जनवरी, सी नंबर में 14 नवंबर और डी नंबर में 26 नवंबर। तो संविधान दिवस जो कब मनाया जाता है तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपको 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आपको हो जाएगा 26 जनवरी। संविधान दिवस 26 जनवरी। तो 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को जो मनाया जाता है वो बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान और अंगीकार दिवस, यानी संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को, ठीक है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, यानी 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से खुलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है यमुनोत्री, बी नंबर में गंगोत्री, सी नंबर में अमरकंटक और डी नंबर में नासिक। तो गंगा जो निकलती है वो निकलती है गंगोत्री से, ठीक है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। और यमुना नदी जो निकलती है वो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यानी ये पूछेगा, अगर अगला क्वेश्चन में रह जाएगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मतलब यमुनोत्री हो जाएगा। गंगा नदी का गंगोत्री और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो अमरकंटक। नर्मदा नदी का जो स्थल उद्गम स्थल होगा वो अमरकंटक हो जाएगा। और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो नासिक से। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। और ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये भूल जाइए, इतना दूर भूल जाइए। उसका पहले ए नंबर ऑप्शन है क्रिकेट, बी नंबर हॉकी, सी नंबर कबड्डी, डी नंबर फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा वो हॉकी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सभी ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिकेट जो है वो कोई सबसे बड़ा लोकप्रिय खेल है, ये न राष्ट्रीय या कुछ भी नहीं है, एक लोकप्रिय खेल है। हॉकी राष्ट्रीय खेल है। और कबड्डी जो है वो पारंपरिक खेल है। क्या है, पारंपरिक खेल है। और पूछेगा कि भारत का पारंपरिक खेल क्या है तो कबड्डी दीजिएगा। पूछेगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है तो वो फुटबॉल दीजिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसका आंसर फुटबॉल दीजिएगा, ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए देखते हैं कौन से नदी के किनारे क्या स्थित। गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे कि नर्मदा नदी के किनारे। तो ए नंबर ऑप्शन है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है वो पवित्र नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी जो ताजमहल के पास बहती है, ताजमहल किस नदी के किनारे बहती है तो यमुना नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी होगा। लेकिन दक्षिण भारत का जो नदी है वो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या आ जाएगी, गोदावरी नदी। मध्य भारत की नदी होगी नर्मदा नदी। और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश किस नदी किनारे बसा है तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। दक्षिण भारत यानी पूछेगा चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है, चेन्नई नदी जो होगा वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हो जाएगा, ठीक है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे। पवित्र गंगा यानी पटना पूछेगा किस नदी के किनारे बसा है तो पटना दीजिएगा आप, गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है।
तो ऑप्शन इस सब बात अब याद रख लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य वर्तमान में 28 राज्य, पहले 29 राज्य थी, ठीक है, लेकिन अब 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ चुका था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ए नंबर ऑप्शन है मोर, बी नंबर में तोता, सी नंबर में कबूतर, डी नंबर में कौवा, ठीक है। तो क्या पूछा, राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर एक तरह से हो जाएगा, ठीक है, मोर होगा। यह सुंदरता का प्रतीक भी होता है मोर, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। तोता है, तोता जो बोलने का पक्षी है, यानी बोलने वाला पक्षी हो जाएगा तोता। कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है, यानी वो शांति बनाए रखता है कबूतर। अगर कबूतर कुछ ही पूछेगा, ऑप्शन में पूछेगा तो वो शांति का प्रतीक हो जाएगा। कौवा जो है वो सब जगह पाया जाता है, यानी सब सर्वत्र पाया जाता है, यानी सर्वत्र पाया जाता है। कौवा सभी जगह पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ए नंबर में गुलाब, बी नंबर में कमल, सी नंबर में गेंदा, डी नंबर में सूरजमुखी। तो भारत का राष्ट्रीय फूल होगा वो कमल होगा। कमल एक राष्ट्रीय फूल है। लेकिन गुलाब का जो फूल होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, यानी प्रेम को दिखाने के लिए गुलाब का फूल होता है। और गेंदा का जो फूल होता है वो पूजा में उपयोग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूजा में उपयोग कौन सा फूल होता है, तो आंसर दीजिएगा गेंदा का फूल, ठीक है। सूरजमुखी पूछेगा तेल के लिए, तेल निकालने के लिए, तेल बनाने के लिए कौन से फूल का इस्तेमाल किया जाता है तेल के लिए, तो इसका आंसर दीजिएगा सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी। और राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ए नंबर ऑप्शन है खोपड़ी, बी नंबर में है रीढ़, सी नंबर में फीमर और डी नंबर में है पसली। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो फीमर, जांग की हड्डी, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जांग की हड्डी। और खोपड़ी जो किसको बोला, खोपड़ी सिर की हड्डी को खोपड़ी बोला जाता है, सिर की हड्डी को खोपड़ी बोला जाता है। रीढ़ यानी कई हड्डियों का समूह होता है। रीढ़ जो होता है वो कई हड्डियों का समूह होता है। रीढ़ इस प्रकार का होता है, गोल गोल करके होता है, इसमें बहुत सारा पसली मिला रहता है इस तरह से पीछे पीठ में, तो कई हड्डियों का समूह होता है रीढ़, ठीक है। और पसली, छाती की हड्डी को पसली कहा जाता है, छाती की हड्डी को पसली कहा जाता है। और जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसे फीमर की हड्डी फीमर कहा जाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है विश्व हिंद महासागर, बी नंबर में अटलांटिक महासागर, सी नंबर में प्रशांत महासागर और डी नंबर में आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो होता है वो होता है प्रशांत महासागर। वो क्या है, प्रशांत महासागर। चलिए इसका विस्तार करते हैं। हिंद महासागर, हिंद महासागर जो भारत के पास ही नहीं, भारत में हिंद महासागर बहती है। अटलांटिक महासागर जो वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी भारत में कितने महासागर है, पूरे विश्व में 4 महासागर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, और सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। और भारत में जो कौन सा महासागर पाया है, तो भारत में जो महासागर है वो हिंद महासागर है, यानी हिंदुस्तान हिंद महासागर, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको घुमा फिरा के भी, तो फंसना आप लोग को नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए एकदम नहीं फंसना है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो मतलब दूसरे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने थे। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता है भारत के, ठीक है, महात्मा गांधी भारत के एक राष्ट्रपिता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सूर्य किस दिशा से उगता है, यानी सूरज जो किस दिशा से उगता है। ए नंबर ऑप्शन है पश्चिम, बी नंबर में उत्तर, सी नंबर में दक्षिण, डी नंबर में पूर्व। तो सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। उगता किससे है, पूरब से, डूबता है पश्चिम से, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है माउस, तो माउस, बी नंबर को कीबोर्ड, सी नंबर में सीपीयू और डी नंबर में मॉनिटर। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, यानी प्रोसेसिंग यूनिट को, ठीक है। और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है,
कीबोर्ड टाइप करने के लिए होता है, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नहीं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए नंबर में पीपल, बी नंबर में नीम, सी नंबर में बरगद, डी नंबर आम। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो हो जाएगा वो बरगद हो जाएगा। ठीक है, बरगद का पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। पीपल, नीम, ये दोनों पेड़ को पूजने के लिए यानी पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आम जो है वो फल है, फल का पेड़ है आम, यानी और भारत का सबसे मशहूर फल आम है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला कहाँ स्थित? ए नंबर ऑप्शन है आगरा, बी नंबर में जयपुर, सी नंबर में दिल्ली और डी नंबर में लखनऊ। तो लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला जो है स्थित है दिल्ली में। कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगरा कहाँ स्थित है? आगरा ताजमहल में। आगरा कहाँ? ताजमहल यानी आगरा में ही है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान में है। ठीक है, तो लाल किला किसने बनवाया था? तो एक बादशाह, मुगल बादशाह बनवाए थे, शाहजहाँ। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है 22 अप्रैल, बी नंबर में 5 जून, सी नंबर में 16 सितंबर और डी नंबर में है 2 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया यहाँ पर 17 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी नंबर में यमुना, सी नंबर में गंगा, डी नंबर में नर्मदा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे गहरी नदी है। और पूछेगा कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र देना। पूछेगा गंगा नदी की सहायक नदी यमुना होगी। यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, सबसे भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है? मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है? ए नंबर ऑप्शन है 4, बी नंबर में 5, सी नंबर में 6, डी नंबर में 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 5। मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और इस 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? यानी भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन। जनगण मन जो है वो राष्ट्रीय गान है। ठीक है, जनगण मन क्या है? राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और सारे जहां से अच्छा ए मेरे वतन के लोग, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। तो पहले क्वेश्चन से हम चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? लेकिन क्वेश्चन में उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? ए नंबर ऑप्शन है कोलंबस, बी नंबर में वास्को डी गामा, सी नंबर में है मैगलेंस, डी नंबर में बार्थोलोम्यू डियाज। तो इसका जो आंसर होगा आपको बार्थोलोम्यू डियाज होगा। उत्तम आशा अंतरिक्ष खोज की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। और मैगलेन जो है, मैगलेन भाई साहब, ये दुनिया के समुद्री चक्कर लगाया था। यानी सबसे पहली बार जो दुनिया का चक्कर लगाया था वो कौन लगाया था? मैगलेन लगाया था। वास्को डी गामा जो है वो क्या तो 1498 में जो वास्को डी गामा थे वो यही रास्ते से होकर भारत यानी काली तक पहुँचे। यानी भारत की खोज भी वास्को डी गामा कब की थी? कब किए थे? तो 1498 ईस्वी में किए थे। कोलंबस जो है वो 1492 में अमेरिका का खोज किया था। कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वो कहाँ बह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है चेरो विद्रोह, बी नंबर ऑप्शन है चुआर विद्रोह, सी नंबर में है कोल विद्रोह, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा आपको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेरो विद्रोह। क्या हो जाएगा? चेरो विद्रोह। यानी चूड़ामन राय किसने विद्रोह से संबंधित है? चेरो विद्रोह से। तो चुआर विद्रोह क्या है? तो ये बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में आदिवासियों का विद्रोह था। यानी चुआर विद्रोह किसे कहते हैं? अगर ये सवाल रहेगा तो क्या? बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र के आदिवासियों का विद्रोह था। यानी आदिवासियों का विद्रोह कहाँ? बंगाल के आदिवासी विद्रोह का था, उसे क्या कहते हैं? तो चुआर विद्रोह। कोल विद्रोह किसे कहते हैं? तो कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर में बंधु भगत के नेतृत्व में हुआ था। यानी बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। ये बात याद रखिएगा। कहाँ हुआ था कोल विद्रोह? छोटा नागपुर में हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कार्यकाल कितना है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए नंबर ऑप्शन है 4 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 नंबर में है सी नंबर में 1 साल और डी नंबर में 5 साल। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 1 साल का होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। तो 4 साल किसका होता है? तो यह किसी मान्य कार्यकाल नहीं है, 4 साल नहीं होगा। 2 साल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। यानी अगला क्वेश्चन में रहेगा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये अगर पूछा जाएगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 2 साल का, ठीक होता है। 1 साल तो अभी बताया है, महासभा के अध्यक्ष हर साल नहीं चुने जाते हैं। 5 साल ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकाल होते हैं। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल होता है 5 साल का, पता होगा आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? ए नंबर ऑप्शन है 1909, बी नंबर में ऑप्शन है 1911, सी नंबर ऑप्शन है 1914 और डी नंबर में है 1919। तो रॉलेट कानून जो वो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसमें था बिना वकील, बिना अपील, बिना कोई कानून, इसको काला कानून यानी अंधा कानून भी कहा जाता था रॉलेट कानून को, ठीक है। कोई अपील, कोई दलील नहीं, सीधा जिसको मन होता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। 1909 में क्या होता था? इस साल मार्ले मिंटो सुधार आया था। यानी भारत में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था वो कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 ईस्वी में आया था मार्ले मिंटो सुधार। इस साल 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई। यानी दिल्ली की मतलब भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई? तो 1911 ईस्वी में बनाई गई थी, ठीक है। इसका सब आंसर हो जाएगा 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया था। 1914 में इस साल प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1914 में सबसे पहली बार विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है फ्रांस, बी नंबर में है रूस, सी नंबर में इंग्लैंड, डी नंबर में है जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी में हुआ था। तो फ्रांस में कब हुआ था? तो फ्रांस में जो हुआ था 1789 की महान क्रांति हुई थी। फ्रांस में 1789 में सबसे महान क्रांति हुई थी। कहाँ महान क्रांति हुई थी? फ्रांस में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है रूस, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कोई सवाल पूछेगा 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो वो रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। इंग्लैंड का सही आंसर जो है वो बाराबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुई थी। यह खेती की जमीन को घेर कर ऊन उत्पादन के लिए भेड़ें पालने हेतु आंदोलन हुआ था। यानी यहाँ खेती का जो जमीन था उसे घेर कर ऊन उत्पादन के लिए भेड़ का पालन करता था, इसके लिए आंदोलन किया गया था इंग्लैंड में। जर्मनी में यह नाजीवादी के उदय के लिए जाना जाता है। जर्मनी जो है वो नाजीवादी उदय के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एन नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? एन नीगो किस महासागर में उत्पन्न होती है? ए नंबर ऑप्शन है हिंद महासागर, बी नंबर में प्रशांत महासागर, सी नंबर में अटलांटिक महासागर, डी नंबर में आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंद महासागर में यह मानसून का प्रभाव रहता है। यानी हिंद महासागर में अगर पूछा जाएगा मानसून का प्रभाव कौन से सागर में रहता है तो इसका साफ आंसर दीजिएगा हिंद महासागर, ठीक है। अगला है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त व्यापारिक महासागर है। यानी अटलांटिक महासागर से ही लोग ज़्यादातर व्यापार करते हैं,
ये बात याद रखिएगा। आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव के पास बर्फ से ढका महासागर है, यानी आर्कटिक महासागर जो है वो बर्फ से ढका महासागर, ये उत्तरी ध्रुव में है। किधर है? उत्तरी ध्रुव में बर्फ से ढका कौन सा महासागर है? अगर ये सवाल रहेगा तो आपको आर्कटिक महासागर आंसर देना होगा, ठीक है। अगला 7 नंबर सवाल है कि ग्लेशियरों के पिघलने एवं डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है। ए नंबर ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी नंबर में है जल प्रदूषण, सी नंबर में ध्वनि प्रदूषण, डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है जल प्रदूषण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण किसके कारण आता है? ए नंबर ऑप्शन है वायु प्रदूषण। किसके कारण आता है? सी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण अभी जस्ट पढ़ा है कि हालांकि मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन प्रदूषण व्यापक प्रभाव यहाँ आधार माना गया है। सी नंबर ध्वनि प्रदूषण, इसका ग्लेशियर पिघलने का कोई सीधा संबंध नहीं है, ये ध्वनि प्रदूषण से कोई ग्लेशियर नहीं पिघलता है, ठीक है। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में खाद्यान्न की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए नंबर ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, बी नंबर में भारतीय खाद्य निगम, सी नंबर में है नेफेड, डी नंबर में है ट्राइफेड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आंसर भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। कौन है? भारतीय खाद्य निगम। तो कृषि मंत्रालय क्या करता है? यह नीति बनाता है पर खरीद का काम खुद नहीं करता, यानी कृषि मंत्रालय जो होता है वो सिर्फ नीति बनाता है, खरीद का काम नहीं करता है। और भारतीय खाद्य निगम जो है यह सरकार की तरफ से अनाज खरीद कर स्टोर करता है। भारतीय खाद्य निगम जो होता है वो सरकार की तरफ से अनाज खरीद कर स्टोर करता है, यानी सरकार की तरफ से अनाज खरीद कर स्टोर करता है। वो कौन सा निगम करता है? तो भारतीय खाद्य निगम। नेफेड है, यह मुख्य रूप से दलहन और तिलहन के विपणन के लिए, यानी दलहन और तिलहन जो सामान स्टॉक करता है यानी स्टोर करता है वो नेफेड कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफेड करता है, ठीक है। ट्राइफेड जो यदि यह आदिवासी उत्पादों के विकास के लिए काम करता है, यानी आदिवासी के जो भी उत्पाद के लिए जरूरी चीज़ होते हैं उसका विकास के लिए काम करता है, वो ट्राइफेड करता है, ठीक है। वो ट्राइफेड करता है। भारत में खाद्य खरीद बिक्री जो करते हैं वो भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर इसका आंसर कब भी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 9 नंबर, लौह अयस्क को गलने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। लौह अयस्क को गलने में प्रयुक्त धातु कर्म यानी कौन सा कोयला? कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट। इसमें कौन सा कोयला है जो धातु कर्म यानी लौह अयस्क को गलाने में मदद करता है? एंथ्रासाइड, बी नंबर में है बिटुमिनस, सी नंबर में है लिग्नाइट, डी नंबर में पीट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है वो औद्योगिक रूप से लोहे को गलाने के लिए इसी उपयोग से सबसे ज़्यादा किया जाता है। बिटुमिनस के उपयोग से ही लौह अयस्क यानी लोहे के सभी अयस्क को गलाया जाता है। एंथ्रासाइड ये सबसे शुद्ध कोयला है, लेकिन दुर्लभ है और महंगा भी है। एंथ्रासाइड सबसे शुद्ध कोयला है। पूछेगा कोयला के 4 प्रकार में सबसे शुद्ध कोयला कौन सा प्रकार, यानी सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? तो वो एंथ्रासाइड होता है। यह जो होता है सबसे शुद्ध होता है और लेकिन दुर्लभ है, यानी यह बहुत कम है और महंगा भी बहुत मिलता है। लिग्नाइट है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। नहीं पूछेगा अगला कोई भी सवाल पूछेगा कि कोयला यानी भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। इनमें नमी ज़्यादा होती है, ठीक है। पीट, यह कोयले की सबसे प्रारंभिक और निम्नतम अवस्था है, यानी कोयला का सबसे प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो होती है पीट, यानी सबसे प्रारंभिक यानी सबसे लो क्वालिटी का कोयला वो पीट का होता है, ठीक है। अगला 10 नंबर सवाल कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रेनेता कौन थे, यानी चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? ए नंबर में देवकी नंदन बहुगुणा, सी नंबर में बी नंबर में है सुंदरलाल बहुगुणा, सी नंबर में कमला बहुगुणा, डी नंबर में है हेमवती बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि देवकी नंदन बहुगुणा जो थे वो ये राजनीतिज्ञ थे। कमला बहुगुणा जो थे ये भी राजनीतिक थे। हेमवती बहुगुणा जो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हेमवती बहुगुणा जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। अगला सवाल है, जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि 11 नंबर कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, यानी मुंबई हाई जो प्रसिद्ध क्यों है? ए नंबर ऑप्शन है खनिज तेल हेतु, बी नंबर में है तेल शोधक कारखाना, सी नंबर में कोयले के निर्यात हेतु, डी नंबर में है परमाणु शक्ति हेतु। इसका आंसर हो जाएगा आपको खनिज तेल हेतु, ठीक
ठीक है, खनिज तेल हेतु, ए नंबर ऑप्शन का सही आंसर होगा। यहाँ से भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल निकाला जाता है। भारत में सबसे कच्चा, सब पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कहाँ से निकाला जाता है, तो मुंबई से निकाला जाता है। यानी खनिज तेल हेतु तेल शोधक प्रसिद्ध रिफाइनरी जामनगर एवं डिगबोई है। यानी तेल शोधक कारखाना, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो जामनगर और डिगबोई में है। डिगबोई मुंबई में ही है, ठीक है। कोयले के निर्यात हेतु इसके लिए कोलकाता एवं पारादीप पाट प्रसिद्ध है। यानी कोयला सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध है कोयला निर्यात के लिए, ये कोयला का आयात निर्यात कहाँ होता है, तो पारादीप और कोलकाता में होता है, ठीक है। डी नंबर क्या परमाणु शक्ति हेतु इसकी तारापुर, यानी परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, ये सवाल अगर पूछा जाएगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो ये तारापुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, तारापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो ठीक से रहो भाई, ठीक से, ठीक है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, एक नंबर ऑप्शन है मनाली से लेह, बी नंबर में लद्दाख, सी नंबर में शिमला से लेह और डी नंबर में कश्मीर से लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो लद्दाख, यानी उमलिंग ला दर्रा, ठीक है, लद्दाख। दुनिया की सबसे लंबी, सबसे ऊंची सड़क जो है वो लद्दाख में है। 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सड़क बनाई गई है। 19,000 से अधिक ऊपर, यानी 19,000 फीट से ऊपर जो सड़क बनाई गई है वो लद्दाख में बनाई गई है। मनाली से ले, यह बहुत कम प्रसिद्ध है पर सबसे ऊंची नहीं है। शिमला ले से ले, यह भी प्रमुख पहाड़ी मार्ग है। कश्मीर से लद्दाख, ये जोजिला दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये सवाल अगर बन जाता है कि जोजिला दर्रे से होकर कौन सा राज्य गुजरता है, तो आंसर दीजिएगा कश्मीर से लद्दाख या कश्मीर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से गेम खेलिएगा, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए नंबर ऑप्शन है नवीकरणीय, बी नंबर में अनवीकरणीय, सी नंबर में जैव, डी नंबर में है अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसे भंडारण सीमित है, दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं, एक बार यूज करने पर उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनवीकरणीय कहलाता है। नवीकरणीय जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, अनवीकरणीय नवीकरणीय कहता है, और जिसका स्टोर खत्म हो जाता है उसे अनवीकरणीय कहते हैं। अजैव जो सजीव से मिलता है जैव, और जो निर्जीव वस्तुओं से मिलता है उसे अजैव कहते हैं, ठीक है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। अगर ये लोग इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बोलिए, हम की पीडीएफ भी भेज देंगे आपको, टेलीग्राम चैनल बना देंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे बना देंगे, आपको वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक दे देंगे, आप लिंक पे जाकर अपना पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लाया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लाया गया है। ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका, बी नंबर में ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर में पेरू, डी नंबर में कनाडा। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान किस देश से लाया गया है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका, ठीक है। यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, यानी समवर्ती सूची का जो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, प्रस्तावना भी भाषा ली गई है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वो अफ्रीका से ली गई है। फिर यहाँ से कोई भी मुख्य संवैधानिक प्रावधान नहीं है, कनाडा। यहाँ से संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो अफ्रीका से। और समवर्ती सूची और प्रस्तावना भाषा जो ली गई है वो किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है। तो वर्तमान में जो संशोधनों के बाद जो यहाँ पहुँच गई है वो 450 है। भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है, तो 450, लेकिन मूल संविधान में पूछा जाएगा तो 395 दीजिएगा, ठीक है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही थे, ठीक है। अगर मूल संविधान पूछी जाए तो 395 दीजिएगा, और सीधा भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है तो 450 ये दीजिएगा, याद रखिएगा ये सवाल, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। ए नंबर ऑप्शन 30, बी नंबर में 32, सी नंबर में 34, डी नंबर में 31। तो वर्तमान नियम के अनुसार जो है एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश यानी 34 हो गए, ठीक है, और इसका आंसर भी 34 ही होगा। कुल स्वीकृति की संख्या कितनी है, तो 34 से पहले 33 था,
एक न्यायाधीश बढ़ गया इसके नियम के अनुसार, तो 34 हो गया है, ठीक है। और 31 जो न्यायाधीशों की संख्या थी 31, वो 2019 से पहले की संख्या थी। और पूछा जाएगा कि 31 न्यायाधीशों की कुल संख्या कब थी, तो 2019 दीजिएगा। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है। ये कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों की नहीं है। ए नंबर सरकार की आलोचना करना, बी नंबर में सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना, डी नंबर में सरकार बदलने के लिए आंदोलन, डी नंबर में संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध। तो इसमें कौन सा है जो भारत के नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना यानी कानूनन हथियार उठाकर विद्रोह करना, ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। नागरिकों को ये स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सभी स्वतंत्रता है। वो सरकार से भी व्यक्ति आज़ादी आलोचना भी कर सकता है, सरकार बदलने की आंदोलन भी कर सकता है, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध भी कर सकता है, लेकिन सशस्त्र यानी हथियार उठाकर विद्रोह आंदोलन नहीं कर सकता है। ये स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को नहीं है, ठीक है। अगला सवाल 18 नंबर का रहा है। 18 नंबर कह रहा है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन बनाता है। ए नंबर ऑप्शन है संसद, बी नंबर में है मंत्रिमंडल, सी नंबर में निर्वाचन आयोग, डी नंबर में राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन बनाता है, तो निर्वाचन आयोग ही बनाता है, ठीक है। और संसद क्या करता है तब, यह कानून बनाती है। संसद जो है वो कानून बनाती है पर आचार संहिता लागू नहीं करती है, ठीक है। आचार संहिता कौन लागू करता है, तो आचार संहिता जो लागू करता है वो निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल यह कार्यपालिका होता है, मंत्रिमंडल का कोई कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति ये आयोग के प्रमुख की नियुक्ति होती है, प्रमुखों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति, ठीक है। ये सभी ऑप्शन को आप अच्छे से भली बात समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। नहीं होगा तो इसका पीडीएफ भी चेंज कर दिया जाएगा। इस टाइप में पीडीएफ नहीं बनाया जाएगा अगर आप लोग को पसंद नहीं आए तब। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वप्रथम शासन कहते हैं, सर्वोत्तम शासन कहते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन निर्णय में देर, बी नंबर में राष्ट्रीय भावना का अभाव, सी नंबर में राजनीतिक चेतना का अभाव, डी नंबर में जनमत पर आधारित। तो किस आधार पर लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन कहते हैं, तो जनमत पर अधिकार, क्योंकि जनता की इच्छा से चलता है, ठीक है। राजनीतिक चेतना का अभाव जो होता है लोकतंत्र की चेतना से बढ़ता है। राजनीतिक चेतना का अभाव जो होता है वो लोकतंत्र की चेतना से बढ़ता है। राष्ट्रीय भावना का अभाव जो है ये गलत धारणा है, ठीक है। निर्णय लेने में देर, यह लोकतंत्र की कमी है, गुण नहीं है, ठीक है। 20 नंबर और आखिरी सवाल भी है आज की क्लास का, तो इसे लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। तो 20 नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है नागरिक अधिकार, बी नंबर है वैश्य मताधिकार, सी नंबर में उत्तरदायित्व, डी नंबर में राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता, ठीक है। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है, तो वो राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मिली है, ठीक है। कि लोकतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या है। लोकतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या है, राजा का शासन, जनता का शासन, कि अमीरों का शासन, कि सैनिक शासन। तो लोकतंत्र का सही अर्थ जो होता है वो होता है जनता का शासन होता है, जनता का शासन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से कौन है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, की मध्य प्रदेश, की महाराष्ट्र, की राजस्थान। तो आंसर देना है इसका, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, कि पूर्व पश्चिम दिशा में होती है, कि तिरछी दिशा में होती है, कि गोलाकार होती है। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है, तो वो पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में।
तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? वो 1881 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। 1881 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? ए नंबर ऑप्शन पंच से, 2 नंबर सरपंच से, 3 नंबर ग्राम पंचायत से, 4 नंबर गांव के सभी मतदाता से। तो ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? तो उस गांव के सभी मतदाता मिलकर गांव ग्राम सभा का निर्माण करवाती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? परिक्रमा, घूर्णन, अक्ष का झुकाव या गुरुत्व बल? पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है घूर्णन है। क्या है? घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव संसाधन से क्या आस है? यानी मानव संसाधन से क्या आस है? खनिज संसाधन, की पशु, की जनसंख्या, की जल? तो मानव संसाधन से जो आस है वो है जनसंख्या। वो क्या है? जनसंख्या। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कि प्रधानमंत्री होता है कि मुख्य न्यायाधीश होता है कि राज्यपाल होता है? तो भारत का जो न्यायपालिका का प्रमुख जो होता है वो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 11 मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती है? मानसून पवनें भारत की किस दिशा से आती है? उत्तर पूर्व दिशा, कि दक्षिण पूर्व दिशा, कि उत्तर पश्चिम, कि दक्षिण पूर्व दिशा में? तो आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आती है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी नील विद्रोह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, कि दादा भाई नेहरूजी ने, किसानों ने स्वयं किया था, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे? कौन किए थे? तो किसानों ने स्वयं किए थे। किसान आंदोलन किसानों ने ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 13वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, कि 1905 ईस्वी में, कि 1915 ईस्वी में, कि 1910 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में कमी, कीमतों में स्थिरता, कीमतों में वृद्धि और आय में कमी? तो इसका आंसर हो जाएगा कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, की प्रशांत महासागर, की आर्कटिक महासागर? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। टोटल महासागर कितने होते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ क्या है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ क्या है? केवल पुरुष को वोट, केवल शिक्षित को वोट, के सभी वयस्कों को वोट, या केवल अमीर को वोट? इसका आंसर देना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो वो सभी वयस्कों को वोट देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 17 कह रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? कौन सी है? बिहार की राजधानी कौन सी है? तो पटना, सबको पता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। क्वेश्चन नंबर है 18 कि अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश, की मौर्य वंश, की कुषाण वंश, की पाल वंश? अशोक किस वंश के शासक थे? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के शासक थे। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि साक्षरता दर का अर्थ क्या है?
साक्षरता दर का अर्थ क्या है? पढ़े लिखे लोगों की संख्या, पढ़े लिखने की योग्यता, साक्षरता लोगों की प्रतिशत या कुल जनसंख्या। तो साक्षरता दर का अर्थ क्या हो जाएगा इसका? साक्षरता दर का जो अर्थ होगा वो साक्षर लोगों की प्रतिशत, साक्षर लोगों का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सेट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ होने वाला है सेट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? 1, 2, 3 या 4? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो स्तरें हैं वो है 3। भारत में पंचायती राज कितने हैं? 3 पंचायती राज है। कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूची है कि 10 है कि 12 है कि 14 है? भारतीय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग कौन है? संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग कौन है? राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है कि न्यायपालिका है कि सेना है? संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख जो अंग है वो कौन सा है? तो संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? घूर्णन, परिभ्रमण की अक्षांश की देशांतर। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिभ्रमण। परिघूर्णन नहीं कहेंगे, जिस मतलब जो घूमती है उसको घूर्णन नहीं, परिभ्रमण कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1995 में, सॉरी 1985 में कि 1990 में कि 1992 में कि 1995 में? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1992 में। इसका आंसर होगा 1992 में। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? कुल जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, प्रगति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या? क्या हो जाएगा? तो इसका होगा प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व जितना किलोमीटर पे जनसंख्या होगा हर किलोमीटर, वो तो इससे जनसंख्या घनत्व कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कृषि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? कृषि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? प्राथमिक की द्वितीयक की तृतीयक की चतुर्थ? तो कृषि किस प्रकार का आर्थिक गतिविधि है? वो है प्राथमिक। कृषि प्राथमिक है। द्वितीयक में कौन आ जाता है और तृतीयक में कौन आता है? इसको कमेंट कर बतावे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभा? चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? चौथा नंबर ऑप्शन है विधानसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 1 या 2 या 3 या 4? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नागरिकता का संबंध किससे है? नागरिकता का संबंध किससे है? अधिकार से है कि कर्तव्य से है कि राज्य से है कि धर्म से है? नागरिकता का जो संबंध है वो किससे है? राज्य से है। किससे है? राज्य से। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार में है कि महाराष्ट्र में है कि उत्तर प्रदेश में है कि पश्चिम बंगाल में है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है। औद्योगिकरण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है?
औद्योगिकरण का प्रभाव सीधा किससे पड़ता है? ए नंबर ऑप्शन है शिक्षा, बी नंबर ऑप्शन है स्वास्थ्य, सी नंबर में है रोजगार, डी नंबर में है जलवायु। तो औद्योगिकरण का प्रभाव सीधा किससे पड़ता है? तो वो हो जाएगा रोजगार पर। रोजगार मिलता है तो औद्योगिकरण ही आता है तो रोजगार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन? दिवाली, होली, स्वतंत्रता दिवस या ईद? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा हो जाएगा? ईद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पर्व ईद, सॉरी ईद नहीं होगा। भारत का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भू आकृति का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? भू आकृति का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? इतिहास में, कि राजनीति में, कि अर्थशास्त्र में, कि भूगोल में? भू आकृति का जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो भूगोल में किया जाता है। भू आकृति का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? आर्थिक वृद्धि, समाज में बदलाव, जनसंख्या में वृद्धि, की राजनीतिक क्रांति? इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होगा? राजनीतिक क्रांति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोलना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ क्या होता है? शक्ति, समानता, धन या शासन? न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ होता है समानता। न्याय का अर्थ क्या होता है? समानता। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है सुन। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 को हुई थी, कि 1950 को हुई थी, कि 1951 को हुई थी, कि 1952 को हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1951 में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मतदान किस लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा है? मतदान किस लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा है? शिक्षा, समानता, अभिव्यक्ति या राजनीतिक अधिकार? इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार हो जाएगा इसका आंसर, राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है? सहयोग, सेवा, कृषि या व्यापार? तो ग्रामीण विकास का मुख्य जो आधार हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि हो जाएगा। क्या होगा? कृषि। क्वेश्चन नंबर 19 है इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? भविष्य है, कि वर्तमान है, कि अतीत है, कि कल्पना है? इतिहास का मुख्य स्रोत अतीत से होता है। अतीत इतिहास के बारे में, अतीत के इतिहास में क्या पढ़ा जाता है? अतीत के बारे में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9 मौलिक कर्तव्य है, कि 10 मौलिक कर्तव्य है, कि 11 है, कि 12 है? तो 20 का बताना है कि भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है। भारत में 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, कि 26 जनवरी 1950 को, कि 26 नवंबर 1949 को, कि 2 अक्टूबर 1950 को? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, की मध्य प्रदेश, की महाराष्ट्र, की राजस्थान? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। वो क्या है? राजस्थान है वो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री झुका है? पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितने डिग्री झुका है? 22 डिग्री या 22.5 डिग्री, सॉरी 22.5 डिग्री, या 23.5 डिग्री, या 24 डिग्री, या 21 डिग्री?
तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री पर घुमा हुआ है। कितने डिग्री पर घुमा हुआ है? 23.5 डिग्री पर घुमा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पंचायत राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? पंचायत राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत की पंचायत समिति की जिला परिषद की नगर पालिका? तो पंचायत राज व्यवस्था का सर्व स्थल है वो है, क्या है वो जिला परिषद है। क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? क्या आंसर होगा इसका? महात्मा गांधी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो क्या कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य है? 26 राज्य, 27 राज्य कि 28 से 29? भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, रेखांश रेखाएं किसे दर्शाती है? यानी रेखा जो है, रेखांश रेखाएं किसे दर्शाती है? उत्तर दक्षिण स्थिति को या पूर्व पश्चिम स्थिति को या ऊंचाई को या तापमान को? किसे दर्शाती है? तो पूर्व पश्चिम स्थिति को दर्शाती है। रेखांश रेखाएं जो दर्शाती है वो पूर्व पश्चिम स्थिति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए नंबर ऑप्शन राजा का शासन, बी नंबर ऑप्शन जनता का शासन, 3 नंबर में तानाशाही और 4 नंबर में है सैन्य शासन। तो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो लोकतंत्र का जो मुख्य सिद्धांत है वो जनता का शासन है। किसका शासन है? जनता का शासन। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत जनता का शासन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी क्या है? गया कि भागलपुर कि मुजफ्फरपुर कि पटना? तो आप सबको अच्छे से पता होगा बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? समशीतोष्ण है कि विषुवतीय है कि मानसूनी है कि शीत मरुस्थलीय है? तो भारत की जलवायु किस प्रकार है? तो भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है। कैसी है भारत की जलवायु? मानसूनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के जो है 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारत संसद के 2 सदन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी इन चारों में से यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। या पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। और दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी? तो नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन देता है? नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन देता है? संसद, राज्य सरकार की संविधान की राष्ट्रपति? नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन देता है? तो संविधान देता है। कौन देता है? संविधान। नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका की, यूरोप की, एशिया की, ऑस्ट्रेलिया? विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया है। वो क्या है? एशिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्राम पंचायत का मुख्य कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुख्य कौन होता है? जिलाधिकारी, मुखिया, सरपंच, विधायक? तो ग्राम पंचायत का मुख्य होता है मुखिया। क्या होता है? मुखिया। और ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच। ग्राम कचहरी पूछेगा तो सरपंच और ग्राम पंचायत पूछेगा तो मुखिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है?
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ या गाय? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जनगणना कितने वर्ष में होता है? जनगणना कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, कि 10 वर्ष में, कि 12 वर्ष में? तो जनगणना जो होती है वो होती है 10 वर्षों में। कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने डिजाइन किया गया? यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, या रविंद्रनाथ टैगोर, या जवाहरलाल नेहरू? किसने किया? तो पिंगली वेंकैया ने किया है। किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में, 30 दिन में, 365 दिन में, 366 दिन में? पृथ्वी सूरज का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन में लगाती है। आंसर आपका हो जाएगा सी। फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका शिवहर जिले की है। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में आपका 182 व्यक्ति निवास करती है और बिहार का पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका कैमूर जिले की है। यहाँ पर आपका 1 वर्ग किलोमीटर में आपका 488 व्यक्ति निवास करती है। तो याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में हिट करेगा। राजधानी पूछा जाए बिहार का तो पटना हो जाएगा। बिहार के साथ सीमा कौन कौन सा आपका राज्य करता है? तो सबसे पहला एक देश याद रखिएगा, देश में आपका नेपाल हो जाएगा और उसके बाद राज्य में याद रखिएगा दक्षिण की ओर से आपका झारखंड होगा, दक्षिण की ओर से झारखंड, पूर्व की ओर से पश्चिम बंगाल और पश्चिम की ओर से उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग यहाँ पर 10.5 करोड़ के अप्रॉक्स में जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या 5.42 करोड़, महिला जनसंख्या 4.98 करोड़। कुल साक्षरता दर की बात किया जाए तो यहाँ पर 61.8% यहाँ पर साक्षर व्यक्ति है 2011 जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर प्रश्न पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 71.2% ये 2011 जनगणना के अनुसार। महिला साक्षरता दर 51.5%। डायरेक्ट याद कीजिएगा इसको, फैक्ट पूछा जाएगा आपके पेपर में। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 918 महिलाओं पर 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? मात्र 918 महिला है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिंगानुपात कितना है? 918। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कि आपका बिहार में निवास करती है और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसको विभाजन कीजिएगा आप सभी। देखिए झारखंड का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है बिहार से, और अभी जो बिहार देख रहे हैं वो पूर्णतः बिहार है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हो जाता है? 1936 में। और उसके बाद आपका बिहार से झारखंड कब अलग हो जाता है? 2000 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आप सभी। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। उर्दू द्वितीय भाषा है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में है। उसके बाद यहाँ पर कीजिएगा आपसे परमंडल कीजिएगा। देखिए परमंडल की संख्या 9 है, जिला कुल 38 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 विधानसभा सदस्य है यहाँ पे। उसके बाद अगला है कि विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 है। देखिए यहाँ पर विधायिका जो है वो 2 सदनीय विधायिका है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जबकि झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है वहां पे, तो वहां 1 सदनीय होगा। अगला है लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? 40 हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 हो जाएगा। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप सभी। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। वन क्षेत्र 2.9 मिलियन है, याद रखेंगे आप सभी। आइए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा ये सभी, यानी कि जूट उद्योग, चीनी उद्योग और मखाना उद्योग, ये सभी आपका कृषि आधारित उद्योग है बिहार में। अगला है बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है ये किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, उत्तर और पश्चिमी भाग में है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला है बिहार में सीमेंट कारखाना कहाँ है?
तो राइट आंसर हो जाएगा डालमिया नगर सीमेंट के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था ये कहां पे हुआ था। तो देखिए बिहार में सूती वस्त्र का विस्तार हुआ है भागलपुर और गया वाला क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आप सभी अपना उत्साह जरूर दीजिएगा, लाइक करके अपना प्यार आप सभी जरूर दीजिएगा। इसी प्यार के खातिर हम लगातार आप सभी के साथ में मेहनत कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट हमेशा देने का कोशिश करते हैं, तो इसीलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। अगर लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत करें तो एक लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। जब पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा तब बोलिएगा हाँ सर मेरे लिए आप क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर रखे थे और आपके लिए बिल्कुल आज की सेशन में बेहतरीन प्रश्न रखे हैं, वही जो पेपर में पूछा जाता है। अगला है कि बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपका जमालपुर में है, याद रखिएगा भागलपुर के साइड में ही देखने के लिए मिलता है जमालपुर। अगला है सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर जो निकलती है ये कहां से निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंडक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था आपका 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका पटना में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे है, पटना में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो देखिए सामा चकेवा जो है ये बिहार के मुख्य रूप से मिथिला वाला क्षेत्र में मनाया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए ये बिहुला त्योहार जो आप सभी देख रहे हैं ये सावन अगस्त में सावन के समय में होता है, जब रक्षाबंधन मनाया जाता है उसी समय पूर्णिमा के दिन जो है कि बिहुला पर्व मनाया जाता है, जिससे हम सभी बिल्हा बिसरी के नाम से जानते हैं। और ये भागलपुर वाला क्षेत्र में काफी ज्यादा फेमस है और संथाल परगना वाला क्षेत्र जो झारखंड का है ये क्षेत्र में ज्यादा फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है आपका मिथिलांचल वाला क्षेत्र में, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, जो त्रिवेणी नहर है इस नहर में जो पानी आता है वो कहां से आता है, गंडक से, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुए थे, तो देखिए ये प्रश्न भी आई है, इसको याद रखेंगे आप सभी। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। और ये हुआ था आपका 1976 के अप्रॉक्स में, ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे आप सभी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात किया जाए तो 1974 से लेके आपका 78 तक था, मात्र में 4 साल ही चला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है, तो यहाँ पर आपका दमोट चिकनी बुलई मिट्टी है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो ये आपका ये सभी जिले में, यानी कि मुजफ्फरपुर हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा और दरभंगा, यानी कि ये सभी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो देखिए दलदली मिट्टी जो है यह आपका सुपौल जिला हो गया, किशनगंज हो गया, सीतामढ़ी हो जाएगा, ये सभी क्षेत्रों में आपको दलदली मिट्टी देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है कि बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो देखिए बलसुंदरी मिट्टी जो है ये आपका सहरसा वाला क्षेत्र, दरभंगा वाला क्षेत्र, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र, यानी कि ये सभी क्षेत्रों में है। अगला प्रश्न देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी नालंदा वाला क्षेत्र में, यानी कि नालंदा जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अगला है कि बिहार के किस जिले में काकलो जलप्रपात है, तो देखिए काकलो जलप्रपात जो है ये नवादा जिले में है, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर गर्म जल स्रोत की बात किया जाए तो ये राजगीर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला
जिसकी सीमाएं नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को जो स्पर्श करती है इस प्रकार से, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है, याद रखिएगा आप सभी। और इसी के नीचे में आपका पूर्वी चंपारण है, तो पूर्वी चंपारण का नहीं लगता है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट यहां से याद रखिएगा जो डायरेक्ट प्रश्न हिट कर सकता है आपके पेपर में। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ में कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है बिहार का, तो पहला हो जाएगा वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा और रोहतास हो जाएगा। तो ये जितने जिले हैं ये आपका किसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के साथ में है। और जो रोहतास आप सभी देख रहे हैं ये झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में धूप गीत के महत्वपूर्ण केंद्र जो हैं ये कौन से हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, यानी कि अमता, दरभंगा, डुमराव, बक्सर और उसके बाद बेतिया, चंपारण। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार की मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास का मुख्य स्रोत जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो राग तरंगनी होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में तंबाकू का प्रमुख केंद्र जो है यह कौन सा है, तो गया वाला क्षेत्र तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था 1917 में। अगला है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। और इसी के बुलाने पर 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करता है और आता है। अगला है कि बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बक्सर। देखिए, बक्सर उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। अब यहां से कुछ फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के साथ सीमा जो साझा करता है वो कौन कौन सा जिला करता है, तो रोहतास। रोहतास जो है झारखंड के साथ यूपी के साथ भी सीमा साझा होता है। उसके बाद आपको याद रखना है औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद कटिहार, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि बिहार के कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो यहाँ पर नेपाल की सीमा की बात किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समस्तीपुर जो है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी ये सभी जो है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ से कुछ फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि नेपाल देश के साथ में कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है बिहार का, तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण यूपी और नेपाल दोनों के साथ में। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण होगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा और किशनगंज हो जाएगा। तो ये सभी जो है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है ये कितना है, 50 से लेकर 150 सेमी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, उत्तरी एवं पूर्वी वाला भाग में। अब कुछ फैक्ट को याद रखिएगा जो डायरेक्ट प्रश्न हिट करेगा आपके पेपर में। अगर प्रमुख मेला की बात किया जाए तो सोनपुर मेला हो जाएगा। प्रथम राज्यपाल कौन था, जयराम दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था, राबड़ी देवी था। पर्यटन आकर्षण की बात किया जाए तो पाटलिपुत्र का प्राचीन प्रसिद्ध कुमार हो जाएगा। उसके बाद हर मंदिर हो जाएगा, उसके बाद गोलघर हो जाएगा, उसके बाद खुदा बख्श पुस्तकालय। ये सभी प्रमुख आपका पर्यटन स्थल है पटना का, सॉरी बिहार का। पटना संग्रहालय जो है ये मुगल एवं राजपूत वास्तुकला का एक प्रमुख सम्मिश्रण है, पटना संग्रहालय। सोनपुर मेला बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। सिंचाई का प्रमुख साधन बिहार में क्या है, नहर है। सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है, तो गंडक परियोजना है, याद रखिएगा आप सभी। प्रमुख दूरदर्शन केंद्र कौन सा है, मुजफ्फरपुर। कितना है, 1978 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये शेखपुरा नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, शिवहर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप सभी इसको शिवहर कर लीजिएगा।
बात समझे। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंडक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है, तो ये सभी क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी वाला क्षेत्र में। याद रहेगा आप सभी को। अगला है कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है, तो कैमूर और बक्सर जिले में जो है आपका भांगड़ मिट्टी का विस्तार है। अगला है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो कुल 101 अनुमंडल है यहाँ पे। उसके बाद है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है, तो ये आपका कहां से निकलती है, हनुमानगढ़ के निकट से, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा, रोहतास वाला क्षेत्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गंडक उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है जो बिहार की सीमा के किस जगह में प्रवेश करती है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। अगला है कि राजपुर नगर परियोजना किस नहर की एक शाखा है, यह पूर्वी कोसी नहर की एक प्रमुख शाखा है, राजपुर नहर परियोजना। अगला है बिहार में जूट उद्योग केंद्र जो है ये कहां पे है, तो उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र में जूट उद्योग केंद्र प्रमुख हैं। अगला है कि बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था, तो जब झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में बना था तो उस समय कुल 18 जिले लेकर बना हुआ था। उसके बाद 6 जिला बाद में गठित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में कितने जिलों की संख्या थी, तो उस समय 37 जिला थी, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अभी वर्तमान में 38 जिला है। अगला है कि बिहार में अमोर पहाड़ी में पायराइट का खान पाया जाता है, अमोर पहाड़ी जो है ये किस जिले में है, तो देखिए अमोर पहाड़ी जो है ये आपका रोहतास जिले में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, रोहतास में है। तो यहाँ देखने योग्य जो है अक्षय वट है, याद रखिएगा, अक्षय वट वृक्ष, ब्रह्म योनि पहाड़ी, सूर्य मंदिर हो जाएगा, बौद्धि मंदिर हो जाएगा। अगला है गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फल्गु नदी के किनारे में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि मशहूर सूफी संत मखदूम यही हैया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बिहार शरीफ में स्थित है। अगला है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल में 1 महीने रखा गया था, सॉरी किस जिले के जेल में 1 महीने रखा गया था, तो ये आपका बक्सर जेल में 1 माह रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि बिहार में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 2023 को मनाया गया था आपका झंडा दिवस बिहार में। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, तो आपका जनवरी 1933 में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि दशरथ कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी इसके लेखक कौन है, राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा सच्चा गणेश देवधर है। अगला है कि चुन चुन पांडे थे, तो चुन चुन पांडे एक आपका बिहार क्रांतिकारी नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था डुमराव बक्सर में, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय योग यानी कि आपका देखने योग क्या क्या है, तो ये सभी हो जाएगा, जारा संघ का अखाड़ा हो जाएगा, गिरिदत्त कूट पर्वत हो जाएगा और मखदूम साहब का हुजरा हो जाएगा, तो ये सभी आपका राजगीर में है। प्लस में पावापुरी भी आपका राजगीर में ही है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से बनाया गया था, तो जापान देश की सरकार के सहयोग से बनाया गया था, याद रखिएगा। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी भागलपुर, मुंगेर और बांका में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो आपका सोन घाटी के पश्चिमी वाला भाग में, कैमूर पहाड़ी वाला क्षेत्र में, दोनों में पाए जाते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा नवादा, गया और जमुई, यानी कि जो आपका झारखंड के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं वो आपका जिले में प्रमुख रूप से अभ्रक देखने के लिए मिलेगा और कोडरमा झारखंड का अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि बिहार में डोलामाइट पाया जाता है, तो ये आपका शेखपुरा में डोलामाइट पाया जाता है। अगला है कि बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना जो है ये कहाँ कहाँ पे है, तो आपका खेसारी हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा और बेतिया हो जाएगा, यानी ये सभी में है। अगला है कि बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजन उपरांत बना था, तो इसको जो बनाया गया था आपका अरवल को, ये आपका जहानाबाद से विभाजित करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, तो आपको हम बताए थे कि कुल लगभग जो है कि 46% जमीन जो है कि झारखंड को मिला था और बिहार के पास 54% था 100% में, तो अप्रॉक्स में ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितनी जमीनें बच गया था, तो लगभग जो है कि 54% के अप्रॉक्स में। अगला है कि बिहार में सामान्य स्कूल प्रणाली कब गठन हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी 2006 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT स्थित है, पटना में है, याद रखिएगा आप सभी, और इसको NIT का दर्जा कब मिला था, 2003 में मिला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा चाणक्य प्रबंधन संस्थान और इसे IIM का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इंजीनियरिंग शिक्षा से संबंधित है और पटना में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका गया शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो राइट आंसर ऑप्शन में होगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है बिहार की, आर्द्र उष्णकटिबंधीय। अगला है कि बिहार के आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ जलवायु है तो यहाँ पर उपोष्ण और आर्द्र दोनों पाया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, तो राइट आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग बिहार में जो है फेमस है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि मधुबनी चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, तो राइट आंसर होगा अंग वाला क्षेत्र में, याद रखिएगा, जो अंग महाजनपद थी उसी क्षेत्र में था मधुबनी पेंटिंग फेमस। विदेशिया किस राज्य का एक लोक प्रमुख नाट्य है, तो देखिए विदेशिया जो है ये झारखंड और बिहार का प्रमुख लोक नाट्य है, क्योंकि झारखंड जो है वो बिहार का ही अंग था, तो जो भी आपका बिहार में होगा वो झारखंड में भी होगा और जो झारखंड में है वो बिहार में भी है। तो बिहार में भी देखिएगा कर्मा त्यौहार मनाए जाते हैं और झारखंड में भी मनाया जाता है। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो लगनी राग जो है ये आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा विद्यापति को, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला है जाट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो जाट जटिन जो है ये आपका बिहार राज्य में प्रसिद्ध है और मिथिला वाला क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नव नालंदा बिहार प्रसिद्ध है किस लिए, तो राइट आंसर होगा पाली स्नातक उत्तर शोध संस्थान के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है, तो उत्तरी मैदान की पूर्वी भाग की जो जलवायु है वो आपका आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार का जिला किसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, तो इससे पहले आपको हम बताए थे कि रोहतास वाला जिला, याद रखिएगा आप सभी। देखिए रोहतास वाला अगर जिला दिखेगा ना तो इसका सीमा जो साझा होता है, जिस ऐसे देखिएगा रोहतास जिला है इस प्रकार से, तो इसका सीमा इस प्रकार से साझा होता है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपका उत्तर प्रदेश के साथ में लगेगा और नीचे वाला पार्ट झारखंड के साथ में लग जाएगा और इसी के बगल में आपका यहाँ पर कैमूर है, याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर कैमूर है ये वाला और इसके ऊपर में बक्सर है, तो ध्यान दीजिएगा रोहतास वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पे है, तो मुंगेर में है, याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर बिहार के मैदान की सबसे प्रमुख नदी गंगा मिलती है,
तो देखिए गंगा से जो मिलती है महानंदा, याद रखिएगा आप सभी। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया कि उत्तर बिहार के मैदान की सबसे प्रमुख नदी जो गंगा में मिलती है, तो ये उत्तर बिहार की बात किया गया है और सबसे पूर्वी नदी की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये महानंदा हो जाएगा जो कटिहार में आकर मिलती है गंगा से। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में महानंदा गंगा में कहाँ मिलती है, तो कटिहार के दक्षिणी पश्चिमी बाला क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ी देखिएगा तो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है जो छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश की सीमा पर है, तो यहीं से आपका सोन नदी का उद्गम होगा और आपका ये कहाँ मिलेगी, गंगा में जाके मिल जाएगी, याद रखिएगा कहाँ पे, पटना के पास। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है ये कितनी है, तो 918 महिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लागू किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 26 जून 1968 को लागू किया गया था और ये 1969 तक चला था, 26 फरवरी 1969 तक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। बिहार के उस समय राज्यपाल कौन थे, तो राइट आंसर होगा न्यायमुद्दीन कानूनगो, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा है। अगला है कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 7 मार्च 2005 को लगा था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि 7 मार्च 2005 को अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, इस समय बिहार का राज्यपाल कौन था, तो राइट आंसर होगा श्री बुट्टा सिंह, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल जो है यह कहाँ पे है, तो आपका पलामू की चौराहा पहाड़ी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहीं से आपका पुनपुन नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्यूल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती है, तो ये किसकी किसकी धाराएं सम्मिलित होती हैं, तो आपका फल्गु की हो जाएगा, पंचाने, उसके बाद सकरी, ये सभी की धाराएं सम्मिलित होती है आपका ख्यूल नदी में। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में फ्लाईवुड उद्योग है, तो ये आपका हाजीपुर वाला क्षेत्र में है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग यहाँ पर आपका 10.5 करोड़ के अप्रॉक्स में, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख आपका 99,492 हो जाएगा। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पर पुरुष जनसंख्या कितना है, तो लगभग 5.5 करोड़ के अप्रॉक्स में, यानी कि 5 करोड़ 42,78,157। महिला जनसंख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर लगभग जो है कि आपका 4.5 या 5 करोड़ के अप्रॉक्स में मान के चलिए, यानी कि 4 करोड़ 98,21,295 के अप्रॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा क्रम हो जाएगा। पहला आपका यूपी है, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा, और तीसरा जो है वह आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाए, अगर आपसे इसे पूछे कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का कौन कौन सा जिला का सीमा साझा होता है, तो किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। और किशनगंज जो है यह आपका पश्चिम बंगाल के साथ साथ में नेपाल के साथ में भी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा आप सभी। तो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ में, ठीक है। तो इतना सा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में पूरा हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। आज की सेशन में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरे छोटे बड़े भाइयों से कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार इस सेशन को जरूर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जय हिंद। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की, लेकिन हमको समय उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। ए नंबर ऑप्शन है कोलंबस, बी नंबर में वास्को डी गामा, सी नंबर में है मैगेलन, डी नंबर में बार्थोलोम्यू डियाज। तो इसका जो आंसर होगा आपको बार्थोलोम्यू डियाज होगा। उत्तम आशा अंतरिक्ष खोज किसने की थी, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। और मैगेलन जो है, मैगेलन भाई साहब, ये दुनिया के समुद्री चक्कर लगाया था, यानी सबसे पहली बार जो दुनिया का चक्कर लगाया था वो कौन लगाया था, मैगेलन लगाया था। वास्को डी गामा जो है वो क्या तो 1498 में जो वास्को डी गामा थे वो यही रास्ते से होकर भारत यानी काली तक पहुँचे, यानी
भारत की खोज भी वास्को डी गामा कब किए थे? तो 1498 ईस्वी में किए थे। कोलंबस जो है वो 1492 में अमेरिका का खोज किया था। कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वो कहाँ बह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है चेरो विद्रोह, बी नंबर ऑप्शन है चुआर विद्रोह, सी नंबर में है कोल विद्रोह, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा आपको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेरो विद्रोह। क्या हो जाएगा? चेरो विद्रोह। यानी चूड़ामन राय किसने विद्रोह से संबंधित है? चेरो विद्रोह से। तो चुआर विद्रोह क्या? तो यह बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में आदिवासियों का विद्रोह था। यानी चुआर विद्रोह किसे कहते हैं? अगर ये सवाल रहेगा तो क्या ये बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र के आदिवासियों का विद्रोह था। यानी आदिवासियों का विद्रोह कहाँ? बंगाल के आदिवासी विद्रोह का था, उसे क्या कहते हैं? तो चुआर विद्रोह। कोल विद्रोह किसे कहते हैं? तो कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर में बंधु भगत के नेतृत्व में हुआ था। यानी बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। ये बात याद रखिएगा। कहाँ हुआ था कोल विद्रोह? छोटा नागपुर में हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कार्यकाल कितना है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए नंबर ऑप्शन है 4 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 नंबर में है सी नंबर में 1 साल और डी नंबर में 5 साल। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 1 साल का होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। तो 4 साल किसका होता है? तो यह किसी मान्य कार्यकाल नहीं है, 4 साल नहीं होगा। 2 साल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। यानी अगला क्वेश्चन में रहेगा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये अगर पूछा जाएगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 2 साल का। ठीक होता है। 1 साल तो अभी बताया है, महासभा के अध्यक्ष हर साल नहीं चुने जाते हैं। 5 साल ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकाल होते हैं। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल होता है 5 साल का, पता होगा आपको। 4था नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? ए नंबर ऑप्शन है 1909, बी नंबर में ऑप्शन है 1911, सी नंबर ऑप्शन है 1914 और डी नंबर में है 1919। तो रॉलेट कानून जो वो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसमें था बिना वकील, बिना अपील, बिना कोई कानून, इसको काला कानून यानी अंधा कानून भी कहा जाता था रॉलेट कानून को। ठीक है, कोई अपील कोई दलील नहीं, सीधा जिसको मन होता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। 1909 में क्या होता था? इस साल मार्ले मिंटो सुधार आया था। यानी भारत में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था वो कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 ईस्वी में आया था मार्ले मिंटो सुधार। इस साल 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई। यानी दिल्ली की मतलब भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई? तो 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, इसका सब आंसर हो जाएगा 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया था। 1914 में इस साल प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1914 में सबसे पहली बार विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है फ्रांस, बी नंबर में है रूस, सी नंबर में इंग्लैंड, डी नंबर में है जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी में हुआ था। तो फ्रांस में कब हुआ था? तो फ्रांस में जो हुआ था 1789 की महान क्रांति हुई थी। फ्रांस में 1789 में सबसे महान क्रांति हुई थी। कहाँ महान क्रांति हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है रूस। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कोई सवाल पूछेगा 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो वो रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। इंग्लैंड का सही आंसर जो है वो बाराबरी आंदोलन इंग्लैंड में हुई थी। यह खेती की जमीन को घेर कर ऊन उत्पादन के लिए भेड़ें पालने हेतु आंदोलन हुआ था। यानी यहाँ खेती का जो जमीन था उसे घेर कर ऊन उत्पादन के लिए भेड़ का पालन करता था, इसके लिए आंदोलन किया गया था इंग्लैंड में। जर्मनी में यह नाजीवादी के उदय के लिए जाना जाता है। जर्मनी जो है वो नाजीवादी उदय के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है?
एन नीगो किस महासागर में उत्पन्न होती है? ए नंबर ऑप्शन है हिंद महासागर, बी नंबर में प्रशांत महासागर, सी नंबर में अटलांटिक महासागर, डी नंबर में आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंद महासागर में यह मानसून का प्रभाव रहता है, यानी हिंद महासागर में अगर पूछा जाएगा मानसून का प्रभाव कौन से सागर में रहता है, तो इसका साफ आंसर दीजिएगा हिंद महासागर। ठीक है, अगला है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त व्यापारिक महासागर है, यानी अटलांटिक महासागर से ही लोग ज़्यादातर व्यापार करते हैं, ये बात याद रखिएगा। आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव के पास बर्फ से ढका महासागर है, यानी आर्कटिक महासागर जो है वो बर्फ से ढका महासागर, ये उत्तरी ध्रुव में है। किधर है? उत्तरी ध्रुव में बर्फ से ढका कौन सा महासागर है? अगर ये सवाल रहेगा तो आपको आर्कटिक महासागर आंसर देना होगा। ठीक है, अगला 7 नंबर सवाल है कि ग्लेशियरों के पिघलने एवं डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है। ए नंबर ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी नंबर में है जल प्रदूषण, सी नंबर में ध्वनि प्रदूषण, डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है जल प्रदूषण। ठीक है, तो वायु प्रदूषण किसके कारण आता है? ए नंबर ऑप्शन है वायु प्रदूषण। किसके कारण आता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण अभी जस्ट पढ़ा है कि हालांकि मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन प्रदूषण व्यापक प्रभाव यहाँ आधार माना गया है। सी नंबर ध्वनि प्रदूषण, इसका ग्लेशियर पिघलने का कोई सीधा संबंध नहीं है, ये ध्वनि प्रदूषण से कोई ग्लेशियर नहीं पिघलता है। ठीक है, 8 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में खाद्यान्न की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए नंबर ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, बी नंबर में भारतीय खाद्य निगम, सी नंबर में है नेफेड, डी नंबर में है ट्राइफेड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आंसर भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, कौन है? भारतीय खाद्य निगम। तो कृषि मंत्रालय क्या करता है? यह नीति बनाता है पर खरीद का काम खुद नहीं करता, यानी कृषि मंत्रालय जो होता है वो सिर्फ नीति बनाता है, खरीद का काम नहीं करता है। और भारतीय खाद्य निगम जो है यह सरकार की तरफ से अनाज खरीद कर स्टोर करता है। ये भारतीय खाद्य निगम जो होता है वो सरकार की तरफ से अनाज खरीद कर स्टोर करता है, यानी सरकार की तरफ से अनाज खरीद कर स्टोर करता है। वो कौन सा निगम करता है? तो भारतीय खाद्य निगम। नेफेड है, यह मुख्य रूप से दलहन और तिलहन के विपणन के लिए, यानी दलहन और तिलहन जो सामान स्टॉक करता है यानी स्टोर करता है वो नेफेड कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफेड करता है। ठीक है, ट्राइफेड जो यदि यह आदिवासी उत्पादों के विकास के लिए काम करता है, यानी आदिवासी के जो भी उत्पाद के लिए ज़रूरी चीज़ होते हैं उसका विकास के लिए काम करता है, वो ट्राइफेड करता है। ठीक है, वो ट्राइफेड करता है। भारत में खाद्य खरीद बिक्री जो करते हैं वो भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर इसका आंसर कब भी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 9 नंबर। लौह अयस्क को गलने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। लौह अयस्क को गलने में प्रयुक्त धातु कर्म यानी कौन सा कोयला? कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमेन, लिग्नाइट, पीट। इसमें कौन सा कोयला है जो धातु कर्म यानी लौह अयस्क को गलाने में मदद करता है? एंथ्रासाइड, बी नंबर में है बिटुमिनस, सी नंबर में है लिग्नाइट, डी नंबर में पीट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है वो औद्योगिक रूप से लोहे को गलाने के लिए इसी उपयोग से सबसे ज़्यादा किया जाता है। बिटुमिनस के उपयोग से ही लौह अयस्क यानी लोहे के सभी अयस्क को गलाया जाता है। एंथ्रासाइड ये सबसे शुद्ध कोयला है, लेकिन दुर्लभ है और महंगा भी है। एंथ्रासाइड सबसे शुद्ध कोयला है। पूछेगा कोयला के 4 प्रकार में सबसे शुद्ध कोयला कौन सा प्रकार, यानी सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? तो वो एंथ्रासाइड होता है। यह जो होता है सबसे शुद्ध होता है और लेकिन दुर्लभ है, यानी यह बहुत कम है और महंगा भी बहुत मिलता है। लिग्नाइट है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। नहीं पूछेगा अगला कोई भी सवाल पूछेगा कि कोयला यानी भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। इनमें नमी ज़्यादा होती है। ठीक है, पीट यह कोयले की सबसे प्रारंभिक और निम्नतम अवस्था है, यानी कोयला का सबसे प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो होती है पीट, यानी सबसे प्रारंभिक यानी सबसे लो क्वालिटी का कोयला वो पीट का होता है। ठीक है, अगला 10 नंबर सवाल कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रेनेता कौन थे, यानी चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? ए नंबर में देवकी नंदन बहुगुणा, बी नंबर में है सुंदरलाल बहुगुणा, सी नंबर में कमला बहुगुणा, डी नंबर में है हेमवती बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि देवकी नंदन बहुगुणा जो थे वो ये राजनीतिज्ञ थे। कमला बहुगुणा जो थे ये भी राजनीतिक थे। हेमावती बहुगुणा जो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
हेमवती बहुगुणा जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। अगला सवाल है, जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि 11 नंबर कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, यानी मुंबई हाई जो प्रसिद्ध क्यों है। ए नंबर ऑप्शन है खनिज तेल हेतु, बी नंबर में है तेल शोधक कारखाना, सी नंबर में कोयले के निर्यात हेतु, डी नंबर में है परमाणु शक्ति हेतु। इसका आंसर हो जाएगा आपको खनिज तेल हेतु, ठीक है, खनिज तेल हेतु, ये नंबर ऑप्शन का सही आंसर होगा। यहाँ से भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल निकाला जाता है, भारत में सबसे कच्चा, सब पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कहाँ से निकाला जाता है, तो मुंबई से निकाला जाता है, यानी खनिज तेल हेतु। प्रसिद्ध रिफाइनरी जामनगर एवं डिगबोई है, यानी तेल शोधक कारखाना, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो जामनगर और डिगबोई में है, डिगबोई मुंबई में ही है, ठीक है। कोयले के निर्यात हेतु, इसके लिए कोलकाता एवं पारादीप पाट प्रसिद्ध है, यानी कोयला सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध है कोयला निर्यात के लिए, ये कोयला का आयात निर्यात कहाँ होता है, तो पारादीप और कोलकाता में होता है, ठीक है। डी नंबर क्या परमाणु शक्ति हेतु, इसकी तारापुर, इन परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, ये सवाल अगर पूछा जाएगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो ये तारापुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, तारापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो ठीक से रहो भाई, ठीक से, ठीक है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, एक नंबर ऑप्शन है मनाली से लेह, बी नंबर में लद्दाख, सी नंबर में शिमला से लेह, और डी नंबर में कश्मीर से लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो लद्दाख, यानी उमलिंग ला दर्रा, ठीक है, लद्दाख। दुनिया की सबसे लंबी, सबसे ऊंची सड़क जो है वो लद्दाख में है, 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सड़क बनाई गई है, 19,000 से अधिक ऊपर, यानी 19,000 फीट से ऊपर सड़क बनाई गई है, वो लद्दाख बनाई गई है। मनाली से ले, यह बहुत कम प्रसिद्ध है पर सबसे ऊंची नहीं है। शिमला ले से ले, यह भी प्रमुख पहाड़ी मार्ग है। कश्मीर से लद्दाख, ये जोजिला दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये सवाल अगर बन जाता है कि जोजिला दर्रे से होकर कौन सा राज्य गुजरता है, तो आंसर दीजिएगा कश्मीर से लद्दाख या कश्मीर दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से गेम खेलिएगा, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन, ए नंबर ऑप्शन है नवीकरणीय, बी नंबर में है अनवीकरणीय, सी नंबर में जैव, डी नंबर में है अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसे भंडारण सीमित है, दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं, एक बार यूज करने पर उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनवीकरणीय कहलाता है। नवीकरणीय जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, नवीकरणीय कहता है, और जिसका स्टोर खत्म हो जाता है उसे अनवीकरणीय कहते हैं। अजैव जो सजीव से मिलता है, जैव, और जो निर्जीव वस्तुओं से मिलता है उसे अजैव कहते हैं, ठीक है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, अगर ये लोग इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बोलिए, हम की पीडीएफ भी भेज देंगे आपको, टेलीग्राम चैनल बना देंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे बना देंगे, आपको वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक दे देंगे, आप लिंक पे जाकर अपना पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लाया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लाया गया। ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका, बी नंबर में ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर में पेरू, डी नंबर में कनाडा। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान किस देश से लाया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका, ठीक है। यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, यानी समवर्ती सूची का जो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, प्रस्तावना भी भाषा ली गई है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वो अफ्रीका से ली गई है। फिर यहाँ से कोई भी मुख्य संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कनाडा, यहाँ से संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो अफ्रीका से। और समवर्ती सूची और प्रस्तावना भाषा जो ली गई है वो किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है। तो वर्तमान में जो संशोधनों के बाद जो यहाँ पहुँच गई है वो 450 है।
भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 450। लेकिन मूल संविधान में पूछा जाएगा तो 395 दीजिएगा, ठीक है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही थे, ठीक है। अगर मूल संविधान पूछी जाए तो 395 दीजिएगा, और सीधा भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है? तो 450 ये दीजिएगा। याद रखिएगा ये सवाल, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ए नंबर ऑप्शन 30, बी नंबर में 32, सी नंबर में 34, डी नंबर में 31। तो वर्तमान नियम के अनुसार जो है एक मुख्य न्यायाधीश 33, अन्य न्यायाधीश यानी 34 हो गए, ठीक है। और इसका आंसर भी 34 ही होगा। कुल स्वीकृति की संख्या कितनी है? तो 34 से पहले 33 था, एक न्यायाधीश बढ़ गया इसके नियम के अनुसार, तो 34 हो गया है, ठीक है। और 31 जो न्यायाधीशों की संख्या थी 31, वो 2019 से पहले की संख्या थी। और पूछा जाएगा कि 31 न्यायाधीशों की कुल संख्या कब थी? तो 2019 दीजिएगा। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? ये कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों की नहीं है? ए नंबर सरकार की आलोचना करना, बी नंबर में सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना, डी नंबर में सरकार बदलने के लिए आंदोलन, डी नंबर में संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध। तो इसमें कौन सा है जो भारत के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना यानी कानूनन हथियार उठाकर विद्रोह करना, ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। नागरिकों को ये स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सभी स्वतंत्रता है। वो सरकार से भी व्यक्ति आज़ादी आलोचना भी कर सकता है, सरकार बदलने की आंदोलन भी कर सकता है, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध भी कर सकता है, लेकिन सशस्त्र यानी हथियार उठाकर विद्रोह आंदोलन नहीं कर सकता है। ये स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को नहीं है, ठीक है। अगला सवाल 18 नंबर का रहा है। 18 नंबर कह रहा है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन बनाता है? ए नंबर ऑप्शन है संसद, बी नंबर में है मंत्रिमंडल, सी नंबर में निर्वाचन आयोग, डी नंबर में राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन बनाता है? तो निर्वाचन आयोग ही बनाता है, ठीक है। और संसद क्या करता है? तब यह कानून बनाती है, संसद जो है वो कानून बनाती है पर आचार संहिता लागू नहीं करती है, ठीक है। आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आचार संहिता जो लागू करता है वो निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल यह कार्यपालिका होता है, मंत्रिमंडल का कोई कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति ये आयोग के प्रमुख की नियुक्ति होती है, अपनी प्रमुखों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति, ठीक है। ये सभी ऑप्शन को आप अच्छे से भली बातें समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। नहीं होगा तो इसका पीडीएफ भी चेंज कर दिया जाएगा। इस टाइप में पीडीएफ नहीं बनाया जाएगा अगर आप लोग को पसंद नहीं आए तब, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वप्रथम शासन कहते हैं, सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन निर्णय में देर, बी नंबर में राष्ट्रीय भावना का अभाव, सी नंबर में राजनीतिक चेतना का अभाव, डी नंबर में जनमत पर आधारित। तो किस आधार पर लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो जनमत पर अधिकार, क्योंकि जनता की इच्छा से चलता है, ठीक है। राजनीतिक चेतना का अभाव जो होता है लोकतंत्र की चेतना से बढ़ता है, राजनीतिक चेतना का अभाव जो होता है वो लोकतंत्र की चेतना से बढ़ता है। राष्ट्रीय भावना का अभाव जो है ये गलत धारणा है, ठीक है। निर्णय लेने में देरी, यह लोकतंत्र की कमी है, गुण नहीं है, ठीक है। 20 नंबर और आखिरी सवाल भी है आज की क्लास का, तो इसे लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। तो 20 नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है नागरिक अधिकार, बी नंबर है वैश्य मताधिकार, सी नंबर में उत्तरदायित्व, डी नंबर में राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता, ठीक है। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? तो वो राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मिली है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग की क्लास पसंद आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट में बताइए किसमें किसी में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा सपोर्ट होता रहे और हम इससे अच्छे अंदाज में और अच्छे वीडियो लाकर बनाते रहे। हर क्लास का अच्छे से अच्छे टॉपिक को डील करें, तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।